हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सभी अपनी परीक्षा परीक्षा की तैयारी काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर के आ गए आप सभी के लिए सोशल साइंस का 40 महत्वपूर्ण सवाल। जी हाँ, ये सभी सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं सभी को आप लोग को देखना है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग का यहीं से बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अब कैसे तैयारी चल रही है ये तो अभी पता चलेगा। इन 40 सवालों का जवाब आप दे पाते कि नहीं दे पाते, कितना सही होता है आप लोगों का जवाब, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उससे पता चलेगा कि आप लोग तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। फ्रांस में उस समय राजा कौन था, नेपोलियन राजा था। तो किस में हार हुई थी उसमें, उसकी वोटरलू वोटरलू में, या फिर न्यू ओरेलिन्स में, या फिर वेरड्यून ने, या फिर हॉर्स शू बेंड, है ना। बहुत ही अजीब अजीब सा नाम। तो किस में हार हुई थी भाई, वोटरलू में हार हुई थी। ठीक है, ध्यान रहे यहां पर कुछ चीजें और भी पूछा जा सकता है। जैसे कि पूछा जा सकता है नेपोलियन राजा कब बना था। ठीक है ना, ऐसा भी तो पूछा जा सकता है ना। नेपोलियन नेपोलियन राजा कब बना था। तो नेपोलियन राजा कब बनता है, तो नेपोलियन बनता है 1804 में राजा बनता है। ठीक है, किसका राजा बनता है, फ्रांस का राजा बनता है। और फिर ठीक 1815 ईस्वी में वाटरलू में इसकी हार हो जाती है, किसकी, नेपोलियन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन के बारे में आप लोगों को ना क्लास 10th में भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्रांति से पहले, ठीक है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। कितने वर्गों में विभक्त था, 2, 3, 4 या 5। बोलेंगे 3 राज्यों में विभक्त है ना। 3 राज्यों में कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था, फिर एक आम लोग या किसान लोग, है ना, गरीब लोग थे। ठीक है, तो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, आप बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब होती है, कब होती है, 1789 में होती है। ठीक है, 1789। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बताइए चर्च के विशेष कार्य को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए, काफी आसान सा है ना। देखिए चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सामंत वर्ग कहा जाता था, सर्वाहार वर्ग कहा जाता था, पादरी वर्ग, या फिर जदीदी। क्या कहा जाता था, पादरी वर्ग कहा जाता था। ठीक है, पादरी वर्ग, पादरी लोग ही तो चर्च का काम करेंगे ना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ है फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना, 1771 में, 1781 में, 1791 में, या फिर 1801 में। तो किस वर्ष बनता है, तो 1791 में बनता है। ठीक है, 1791 में आप सबको पता है नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है भाई जो राजा है ना उसका जो शक्ति है उसको थोड़ा सीमित किया जाए, उसको थोड़ा कम किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिखा हुआ है फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, किस नाम से जाना जाता है, कब, 1793 से 1794 के बीच। आतंक का राज, निरंकुश राज, या फिर गणतांत्रिक राज, या फिर तानाशाही राज। किस नाम से जाना जाता है, उसको आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। बहुत आतंक हुआ था ना, शक के बुनियाद पर किसी को भी मार दिया जाता था। ठीक है, आतंक का राज कहा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। बताइए 1917, ठीक है, लिखा हुआ 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। रूस पर किसका शासन था, जार निकोलस प्रथम का, जार निकोलस द्वितीय का, जार निकोलस तृतीय का, या फिर जार निकोलस चतुर्थ का। किसका था, तो जार निकोलस द्वितीय का था। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन खा बिल्कुल करेक्ट होगा। 1917 में रूस की क्रांति भी होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखा हुआ है रूसी संसद का क्या नाम था। ठीक है, रूसी संसद का क्या नाम था। हर देश में संसद होता है कि नहीं होता है, हमारे यहाँ भी है संसद। संसद यानी पार्लियामेंट। तो उसका रूस का क्या नाम था, संसद भवन, कांग्रेस, पार्लियामेंट, या फिर ड्यूमा। बोलेंगे ड्यूमा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लिखा हुआ है सेविक पार्टी, ठीक है, बोल सेविक पार्टी का नेता कौन था। लेनिन था, केरेंस्की था, जार निकोलस द्वितीय था, या फिर कार्ल मार्क्स था। कौन था, तो बोलेंगे लेनिन था। कौन था, लेनिन। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते। देखिए लिखा है रूसी क्रांति के, ठीक है, रूसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या था। रूसी क्रांति का आखिर उद्देश्य क्या था। प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों को मजदूरों का नियंत्रण, या फिर मतलब कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, या फिर गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो बोलेंगे तो सभी तो लग रहा है, तो क्या केवल 1 और 2 सही है, क्या केवल 2 और 3 सही है, केवल 3 और 4 सही है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ऊपर बोलेंगे उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी क्या है, सही है। ठीक है, कई बार इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको इस तरीके से उत्तर देना होता है।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा हुआ खूनी रविवार, खूनी रविवार के नाम से, ठीक है, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? किस दिन को? 1 जनवरी 1905 को, 9 जनवरी 1905 को, 15 जनवरी 1905 को, या फिर 20 जनवरी 1905 को? तो खा बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा 9 जनवरी 1905 को। यहाँ पर क्या था, मजदूरों पर पुलिस लोगों ने गोलियां चला दी थी, ठीक है, इसलिए इसको खूनी रविवार का दिन था तो खूनी रविवार इसको बोला गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिखा हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब यहाँ से ज्योग्राफी क्वेश्चन है, बताइए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 4.2%, 2.4%, 2.2%, या फिर 1.7%? बोलेंगे 2.4%। ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या आप लोगों का उत्तर सही हो रहा है? हो रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक कीजिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? कौन सी है? क्या वो 23.30 अंश उत्तरी अक्षांश है, या फिर 23.30 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश है, या फिर 82.30 अंश पूर्वी देशांतर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो सी वाले बिल्कुल करेक्ट है ना, गा बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, आगे बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लिखा हुआ कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती? गुजरात से गुजरती है? बोलेंगे बिल्कुल गुजरती है। झारखंड से गुजरती है? जी बिल्कुल गुजरती है। मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। किससे नहीं गुजरती? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा झार आप लोगों को बताया गया था, याद है कि नहीं याद है? फटाफट से बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, बताइए विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे आप लोग ना, ये सबसे ऊंचा शिखर है तो किस देश में? भारत में है, चीन में है, नेपाल में, या फिर पाकिस्तान में? बोलेंगे नेपाल में। कहां पे? नेपाल में। ध्यान रहे ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आप लोगों का जो फाइनल में बनेगा ना, इसी के अंदर से ही बनेगा। ठीक है, इससे बाहर का नहीं बनेगा, क्योंकि जैक बोर्ड का चीजें तो आप लोग को मैंने पहले ही बता चुका हूं कि भाई ये लोग करते क्या है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाते हैं, मॉडल पेपर का क्वेश्चन उठाते हैं, और उसी में से मिक्स मसाला करके दे देते। तो सभी मॉडल पेपर और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। चलिए आप लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे, तट बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या बोलेंगे उसको? तो उसको ना प्रायद्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हाँ, स्थलीय भाग है तो क्या बोलेंगे उसको? प्रायद्वीप बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, जैसे कि भारत से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये गुजरात है हमारा, ठीक है, और ये आ गया इधर 7 सिस्टर्स इधर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये स्थलीय भाग है, ठीक है, ये स्थल है हमारा जमीन, इधर क्या पूरा पानी समुद्र है, ठीक है, तो ये कहलाएगा हमारा प्रायद्वीप। ठीक है, लेकिन उसी तरीके से यहाँ ये पानी है, ठीक है, और यहाँ पे म्यांमार वगैरह भी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 3 तरफ स्थल है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है? पानी, समुद्र है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं खाड़ी। क्या बोलते हैं? खाड़ी। ठीक है, जैसे ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है, उसी तरीके से ये क्या है? प्रायद्वीप है, ये क्या है? खाड़ी है। ठीक है, अच्छा द्वीप क्या होता है? ये चारों तरफ से पानी है और बीच में एक द्वीप है, जमीन है, ठीक है, चारों तरफ से उसका पानी है, पानी, तो वो द्वीप कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लिखा हुआ है बाढ़ वाले मैदानों, है ना, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? बाढ़ वाले मैदान, अभी इसको समझाएंगे, ठीक, क्या होता है, क्या किस नाम से जाना जाता है? भाबर, या फिर भांगर, या फिर खादर, या फिर तराई? किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रहे ये बाढ़ वाले मैदान कहने का मतलब बाढ़ में जैसे कि नदियां वगैरह भर जाती है, तो नदियों से ढेर सारा मिट्टी वगैरह आता है ना, तो नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होता है उसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नए, तो नए प्रकार की जलोढ़ मृदा क्या बोलते हैं? बोलते हैं उसको खादर बोलते हैं। ऑप्शन गा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, या पूछा जा सकता है कि जो जलोढ़ मृदा जो होती है, ठीक है, जलोढ़ मृदा होती है, लेकिन जो नया मृदा होती है, ठीक है, उसको 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, एक होता है नया, एक होता है पुराना। ठीक है, पुराना, ठीक है, तो नया वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, पुराना वालों को क्या बोलते हैं? पुराना वालों को बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांगर। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना। ठीक है, तो ये बाढ़ वाले मैदान है, और नए और युवा, यानी युवा कहने का मतलब नए, जो युवा क्या होते हैं? नए होते एक तरीके से, तो जो नए निक्षेप है, निक्षेप यानी कि जो भी चीजें लाई है मिट्टी वगैरह, ठीक है, तो उसको खादर बोलेंगे। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है
गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पता है पश्चिम तटीय को किस नाम से जाना जाता है गोवा के दक्षिण में? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के, या कन्नड़ के, कोंकण के, या फिर उत्तरी सरकार, है ना? किस नाम से जाना जाता है? तो बोलेंगे कन्नड़, कन्नड़ के नाम से जाना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, है ना? तो ये काफी फायदेमंद होगा। अब लोग अगर रेगुलर सभी वीडियोस को देखेंगे, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि सभी क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस मिलने लग जाएंगे आप लोग को। किस द्वीप का निर्माण प्रावल भित्ति से हुआ है? किसका? लक्षद्वीप का, अंडमान द्वीप का, निकोबार द्वीप का, या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है, परवल भित्ति ना एक तरीके का सूक्ष्म जीव होता है नदियों में, समुद्र वगैरह में ना, तो ये लक्षद्वीप बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या लिखा हुआ? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? किसका? अमेजन का है, नील का है, सिंधु का, या फिर गंगा का है? ठीक है, तो किस नदी का? तो अमेजन। अमेजन एक जंगल भी होता है, अमेजन नदी भी है। तो यहाँ सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी किसका है? इसका। ठीक है, कहने का मतलब है इसका जो सहायक नदी है ना, बहुत सारे, ठीक है, सहायक नदी कहने का मतलब एक बड़ा नदी, जैसे कि अमेजन का नदी एक सहायक नदी होता है, छोटा छोटा जो नदी होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी बहुत सारे सहायक नदी एक तरीके से उसका कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 लिख रहा है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी गिरती है? गंगा, यमुना, नर्मदा, या फिर गोदावरी? बोलेंगे नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। बाकी नदियां बंगाल के खाड़ी वगैरह में गिर जाती है। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, लमपुर गांव की कितनी प्रतिशत, लमपुर पालमपुर होगा ना, पालमपुर, पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? अब पालमपुर की ज्यादातर जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित होती है ना, तो क्या 25% है, 35, 100 या 75? तो क्या होगा? 75%। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। पालमपुर से क्वेश्चन आता है अक्सर, पालमपुर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, खरीफ फसल की अवधि है, खरीफ फसल की अवधि क्या है? जून से अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल, अप्रैल से अगस्त, या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखिए खरीफ फसल कब बोई जाती है? मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, यानी कि जून से अक्टूबर, जून जुलाई में एक तरीके से रोपी जाएगी। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, अक्टूबर में ही एक तरीके से काट ली जाती है। और क्या बोलते हैं, यानी मानसून यानी बरसात के समय में रोपी जाती है। जैसे कि कौन सा, जैसे धान लगाते हैं बरसात में, मकई, है ना, कब लगाते हैं? बरसात में। सब क्या आएगा? खरीफ फसल आ जाएगा। अच्छा, खरीफ फसल के अलावा क्या आती है? रबी फसल आता है, ठीक है, जायद फसल आता है। रबी फसल यानी कि ठंडा में बोई जाने वाली फसल को क्या बोलेंगे? रबी फसल। जैसे कि अभी आप लोगों ने आलू वगैरह बहुत सारे लोग कोड भी रहे होंगे, आलू क्या हो गया? रबी फसल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और खरीफ फसल में जैसे कि तरबूज, खीरा वगैरह जो कि गर्मियों में रोपी जाती है। अब देखिए यहाँ पे हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न के उत्पादन से है, तिलहन के उत्पादन से है, दूध के उत्पादन से है, या फिर मत्स्य पालन से? किससे है? तो खाद्यान्न के उत्पादन से, खाने पीने की चीज, गेहूं, चावल, इसका हरित क्रांति से क्या हुआ था? हरित क्रांति से इन सब चीजों का उत्पादन काफी वृद्धि हो गया था, है ना। कौन सा बीज का इस्तेमाल किया गया था? HYV का बीज का इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? औजार है, भवन है, नगद पैसा तथा कच्चा माल है, या फिर मशीन है? तो क्या होगा? ऑप्शन सी, नगद पैसा तथा कच्चा माल। ठीक है, नगद पैसा तथा कच्चा माल। कार्यशील पूंजी कहने का मतलब है जो कार्य में लगा, जैसे कि अभी औजार और भवन है, ठीक है, मशीन है, ये सब एक बार खरीद लेंगे, है ना। ये सब क्या, ये तो एक तरीके से स्थिर पूंजी, एक तरीके से एक बार खरीद लिए, और फिर जो जैसे कच्चा माल वगैरह खरीदना होता है उसमें नगद पैसा वगैरह लगता है ना, कच्चा माल वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? कार्यशील पूंजी होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? कौन एक गैर कृषि, जो कृषि से रिलेटेड नहीं है ना? खेतों की जुताई करना क्या कृषि रिलेटेड क्रिया? बोलेंगे हाँ, है ना। तो यहाँ पे कृषि रिलेटेड क्रिया है ये, लेकिन गैर कृषि रिलेटेड क्रिया हम लोग को ढूंढना है। सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, खाद एवं बीज की बिक्री। अब देखिए ये भी कृषि रिलेटेड है ना, ये भी कृषि है क्रिया, ये भी कृषि क्रिया है, लेकिन गैर कृषि क्रिया ये है। अब ये नाम से लग रहा हो कि ये भी तो कृषि क्रिया है, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है? ये बिक्री, बेच रहा है, खाद को बेच रहा है और बीज को बेच रहा है। तो बेचने, ये व्यवसाय हो गया, एक तरीके से बिजनेस हो गया। ये कृषि क्रिया नहीं है, ये, है ना, ये गैर कृषि क्रिया हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है,
26 की तरफ देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथनों को, ठीक है, नीचे दिए गए, देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको अच्छे से देखिए क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना कथन, जब मानव संसाधन को शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। देखिए अब देश में क्या होगा, शिक्षा बढ़ेगा, ठीक है, लोग अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, तब क्या होगा, मानव पूंजी बढ़ेगा, मानव पूंजी का विकास होगा, ठीक है, मानव पूंजी का निर्माण होगा, ठीक है। दूसरा कथन क्या लिखा हुआ है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। जैसे भौतिक पूंजी जो होता है, ठीक है, फिजिकल को मशीन खरीद लिया तो उससे क्या होता है, उससे कुछ उत्पादन वगैरह करता है और ज्यादा पैसा कमाता है, प्रतिफल मिलता है ना, कुछ फल मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो मानव पूंजी भी उसी तरीके से, अगर मानव पूंजी का भी हम लोग मानव पूंजी में भी अगर कोई निवेश करता है तो उससे भी क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए केवल कथन एक सही है, नहीं, केवल कथन दो सही है, नहीं, कथन एक और कथन दो दोनों सही है बोलेंगे, बिल्कुल गा बिल्कुल करेक्ट होगा दोनों, क्योंकि दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की जनसंख्या ना दो तरह का होता है, एक जनसंख्या जो अर्थव्यवस्था पर बोझ है एक तरीके से, और एक जनसंख्या जो अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, ठीक है। तो शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या कौन परिसंपत्ति वो बताना है, शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं, तो बोलेंगे भाई परिसंपत्ति कौन है, तो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, जो हेल्दी लोग हैं, ठीक है, जो शिक्षित लोग हैं वही क्या परिसंपत्ति है हमारी अर्थव्यवस्था का। चलिए आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 में कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है, कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से, बेरोजगार आजकल के लोग, बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे होते हैं ना, कुछ भी हरकतें कर रहे थे इंटरनेट में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित कौन करता है, लिखा हुआ है जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, नहीं ये तो नहीं है ना, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, तो यही बिल्कुल सही है, क्या है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि जब प्रचलित जो भी मजदूरी मिल रही है उस पर कोई इच्छुक भी है काम करने को, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा, तब वो क्या है, बेरोजगार है, तभी वो बेरोजगारी। तो यहाँ बोल रहा कौन सा सही तरीके से परिभाषित कर रहा, ऑप्शन बी ही बिल्कुल करेक्ट होगा, बाकी नहीं है ना, ऑप्शन तो मिल गया सही ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, ठीक है। आप लोग को सेशन को लाइक करना, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो, ठीक है, तभी इस तरह का सेशन आप लोग के लिए आता रहेगा। चलिए पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए, कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे, सेतु पाठ्यक्रम चलाया गया था, स्कूल लोटो शिविर चलाया गया था, कार खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं, बोलेंगे कार खा दोनों। बहुत किस्म का पहले स्कीम वगैरह चलाया जाता, कभी साइकिल बांटा जा रहा है, कभी अचानक से स्कूल में खाना का प्रोग्राम किया जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से ना बच्चों को, ताकि वो स्कूल है ना, ये सब किया जा रहा था। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य, मौसमी बेरोजगारी नाम से पता, मौसम, एक मौसम में लोग बेरोजगार रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, जब उच्च मतलब जब पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उसको शिक्षित बेरोजगार बोलेंगे एक तरीके से। जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, गा बिल्कुल करेक्ट होगा, जब कुछ महीनों में, है ना, इसका नाम है देखिए मौसमी, कुछ मौसम में, कुछ महीनों में जब रोजगार नहीं मिलता है तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मौसमी बेरोजगारी बोलेंगे। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अब सिर्फ 10 क्वेश्चन बाकी हैं, फटाफट से करते हैं हम लोग। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए लोकतंत्र का शाब्दिक, अब हम लोग सिविक्स में पहुंच चुके हैं, बताइए लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या है, कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन, या फिर कुछ विशेष लोगों का शासन, क्या बोलेंगे, लोगों का शासन। लोकतंत्र क्या है, लोगों का ही शासन तो है ना, लोगों के द्वारा किया जाता है, लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला की विशेषता है, बोलेंगे बिल्कुल है, लेकिन हमें चुनना है कौन नहीं है। एक ही राजनीतिक दल का शासन, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, कानून का राज और अधिकारों का आदर, बोलेंगे खा बिल्कुल विशेषता नहीं है। किसका विशेषता नहीं है, लोकतंत्र, क्योंकि बोल रहा है एक ही राजनीतिक दल का शासन, अब सिर्फ एक ही दल शासन करते रहेगा कई सालों से, तो उसको है ना, वो उसको लोकतंत्र हम लोग ठीक से बोलेंगे नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होगा, एक तरीके से एक ही ग्रुप के पास नहीं होना चाहिए पावर, है ना, अलग अलग ग्रुप के पास होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है
इनमें से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। अब सबको ध्यानपूर्वक ध्यान से पढ़ना है और देखना कौन सा गलत है। लिख रहा है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। बोलेंगे बिल्कुल सही लग रहा है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है। तो गा वाला है ना, ये क्या है, गलत है। क्या है यहाँ, क्या कौन सा कथन गलत है, ये चुनना था ना, तो गा वाला गलत है। वंशानुगत शासक द्वारा चलाया जाता है, यानी कि सिर्फ एक ही वंश के लोग शासन चला रहे हैं, ठीक है, उसी का बेटा उसी की बेटी एक ही वंश के अनुसार, मतलब एक ही वंश वाले सभी शासन कर रहे हैं, तो वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है ना, लोकतंत्र शासन के खिलाफ है। तो ये कथन क्या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यहां पे लिख रहा है इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। अब लोकतंत्र के पक्ष में कथन वाला बहुत सारा सवाल आ रहा है ना कि भाई अब लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा कथन अच्छा नहीं है, बताइए। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, बल्कि बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, बोलेंगे ये भी सही है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। तो नीचे वाला शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ऊपर कर देता है ना। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन घ बिल्कुल गलत होगा, है ना। देखिए ये क्या है, लोकतंत्र नागरिकों को लोगों का सम्मान नहीं बढ़ाता बल्कि बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, घ बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, पक्ष में अच्छा नहीं है, तो कौन सा अच्छा नहीं है, तो ये ही अच्छा नहीं है, घ वाला अच्छा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की, 1992 में, 1994 में, 1996 में या फिर 1999 में। तो कब किया था, तो 1999 में किया था और तख्ता पलट कर दिया था, है ना। उस समय जो भी सरकार था उसको गिरा करके खुद सरकार बन गया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दक्षिण अफ्रीका का कब स्वतंत्र हुआ, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ, बताइए कब हुआ, 1991 में, 1992 में, है ना, 1993 में या फिर 1994 में। तो दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र होता है, तो 1994 में स्वतंत्र होता है, ठीक है। स्वतंत्र कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई उसमें क्या था, रंग भेद हुआ करता था, तो उसको थोड़ा सा समाप्त करके अच्छा देश बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखे रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी, किस देश में प्रचलित थी, अभी भी मैंने बताया ना किस देश में थी, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे या फिर चीन, किस देश में थी, तो बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका में थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितनी थी। देखिए संविधान सभा, देखिए संविधान किसने बनाया, तो संविधान सभा ने बनाया, ठीक है। तो कितने सदस्य थे उसमें, 324 थे, 250 थे, 385 थे या फिर 299 थे, तो बोलेंगे 299। गा बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अब देखिए लिख रहा है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता, ठीक है, कौन सा प्रावधान नहीं रहता। शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम क्या नहीं रहता, तो भाई शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता, ठीक है, किसमें, संविधान के प्रावधान में, बाकी चीजें रहती है। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि सबसे आखिरी क्वेश्चन है। फटाफट से बताइए, बहुत ही आसान सवाल। अभी हम लोगों ने संविधान सभा का देखा, जिक्र किया। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया, किस दिन वो संविधान बना करके पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, तो बोलेंगे 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी। इस दिन क्या कर लेता है, संविधान सभा अपना काम पूरा कर लेता है, संविधान बनकर तैयार हो जाता है, लोग अपना भी लेते हैं, लेकिन लागू इस दिन नहीं होता। लागू कब होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा संविधान कब लागू होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, फटाफट से बताइए क्या आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। जी हाँ, अगर सब आप लोगों को ऐसा सेशन चाहिए, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और आगे ढेर सारे महत्वपूर्ण सवाल आते रहेंगे, क्योंकि सवाल तो यहीं से बनने वाले हैं। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।